चलिए, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। सवाल है कि आतंक के निशाने पर क्या बिहार है? क्या स्लीपर सेल बिहार में जाग उठा है? मॉड्यूल की तलाश में एटीएस अभी तक कहां पहुंची है? और जो पार्सल वाला धमाकेबाज है उस तक अभी तक हम पहुंच क्यों नहीं पाए? बांका धमाके के बाद दरभंगा में धमाका हुआ, सीवान में धमाका हुआ। जांच में एटीएस का लगना यह इशारा कर रहा है कि पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। एक बड़ा मॉड्यूल काम कर रहा है, स्लीपर सेल है और साथ में चुप्पी उनकी जो धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, मदरसों में हो रहे विस्फोट पर निंदा की चुप्पी लगाते हैं, जो शांति के दुश्मन हैं और अमन के खिलाफ हैं। सबसे पहले रिपोर्ट। बिहार में हो रहे धमाकों की गूंज दहशत के साथ कई सवालों को जन्म दे रही है कि कहीं किसी बड़े धमाके की शुरुआत तो नहीं। इस मामले को इस बात से समझा जा सकता है कि भीतरखाने एटीएस की टीम जांच कर रही है। सबसे पहले अगर दरभंगा मामले में खबर की बात करें तो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एटीएस को कई सुराग हाथ लगे हैं। पार्सल भेजने वाले का नाम मोहम्मद सुफियान बताया जा रहा है। मोहम्मद सुफियान का पैन कार्ड भी टीम रिकवर कर चुकी है। हालांकि दरभंगा मामले के तार कटिहार से जुड़े होने की आशंका है और उधर तेलंगाना एटीएस स्केच के आधार पर कर रही है जांच। तेलंगाना एटीएस ने बिहार एटीएस से जानकारियों को भी साझा किया है। हैदराबाद से कपड़ा खरीदने वाले की तलाश अभी भी जारी है और बिहार एटीएस ने दरभंगा पुलिस से संदिग्धों की पूरी जानकारी मांगी है। इस अपडेट से साफ है कि जांच एजेंसियां फूंक फूंक कर कदम उठा रही हैं, लेकिन टीम तब और भी अलर्ट हो गई जब दरभंगा ब्लास्ट मामले में मोहम्मद सुफियान अरशद का नाम सामने आया, जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले चुका है। 2016 में सामी की गिरफ्तारी के बाद इस बात का खुलासा हुआ और 2016 से ही मोहम्मद सुफियान की तलाश में एटीएस लगी थी। झारखंड का चतरा जिले का रहने वाला है मोहम्मद सुफियान और यही उसका ठिकाना था। अब तारीख दर तारीख ये भी समझिए कि जांच की दिशा कब कब कैसी रही। 17 जून रेल पार्सल में धमाका हुआ। 18 जून एफएसएल की टीम ने जांच की। 18 जून को ही एटीएस को जांच की जिम्मेदारी दे दी गई और 18 जून की ही तारीख थी जब रात में एटीएस ने घटनास्थल पर जाकर जांच की। 18 तारीख थी जब जीआरपी की टीम भी सिकंदराबाद के लिए रवाना हो गई और 19 जून को सिकंदराबाद जीआरपी से टीम का औपचारिक संपर्क हुआ। 20 जून को पुलिस से एटीएस ने पुराने संदिग्धों की लिस्ट मांगी और 20 जून की तारीख थी जब एटीएस की टीम संदिग्धों की तलाश में कटिहार पहुंची। तेलंगाना एटीएस ने बिहार एटीएस से स्केच साझा किया और 20 जून को जीआरपी टीम सीसीटीवी फुटेज के लिए सिकंदराबाद पहुंची। 21 जून को दरभंगा जीआरपी को सीसीटीवी वीडियो नहीं मिलने की बात सामने आई और 21 जून की तारीख है जब हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस से खाली हाथ लौट गई टीम। पासवर्ड मिसिंग होने का कारण बताया गया, जिसके चलते वीडियो रिट्रीव नहीं हुआ। जीआरपी ने पार्सल विभाग को 6 महीने का रिकॉर्ड देने को कहा। सिकंदराबाद से आए पार्सल को खंगालने के भी निर्देश जारी कर दिए गए। अभी भी उस व्यक्ति की तलाश जारी है जो इस धमाके की मुख्य कड़ी हो सकता है, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो बिहार में हुए धमाके की घटना में कॉमन है, चाहे वो बांका हो, दरभंगा हो या फिर सिवान। लेकिन धमाकों के बाद भी उन धार्मिक धर्मगुरुओं, धर्म की राजनीति करने वाले नेताओं की चुप्पी सवाल पूछती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसका क्या मतलब है, ये समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका परिचय हम कराना चाहेंगे। ललन सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है ललन सिंह जी। डॉक्टर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी अनुभव रखते हैं। अशोक कुमार गुप्ता जी, पूर्व डीजी, हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ललन सिंह जी, इस मॉड्यूल को समझने के लिए अभी और वक्त लगेगा, लेकिन हम आपसे एक्सपर्ट की राय, उस तौर पर राय लेना चाहते हैं कि जहां जहां धमाके हो रहे हैं वहां एक धर्म विशेष की बात क्यों आती है, वहां मस्जिद की बात क्यों आती है, वहां मदरसे की बात क्यों आती है, वहां हैदराबाद का कनेक्शन क्यों होता है, वहां दरभंगा कनेक्शन कैसे आ जाता है, कटिहार से तार कैसे जुड़ जाते हैं और नेपाल सीमा का बहाना कब तक चलेगा? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछा है। मैं ये बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर 3 ब्लास्ट 14 दिन के अंदर हो जाते हैं तो इसको आप समझ लेना चाहिए कि ये कोई बहुत बड़ा नापाक इरादे का एक तरह का संकट आने वाला है। जैसा मैं पहले भी बताता हूं कि सुरक्षा की शुरुआत शक से होती है और अगर दुनिया में आतंकवाद का जोर चल रहा है और हर दिन
कोई ना कोई इनका नापाक इरादा दुनिया के किसी कोने में होता रह रहा है, तो फिर अगर इसी मिथिलांचल और सीमांचल के इलाके में, चाहे वो सारण हो या बंका हो या दरभंगा का रेलवे स्टेशन हो, ऐसा जब हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा इसमें संगठन, चाहे वो लश्कर का है, हिजबुल मुजाहिदीन का हो या किसी और आतंकी संगठन का हो, लेकिन जरूर इन्होंने इस इलाके को संगठित तौर पे हाइडआउट भी बना लिया है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसा सही रिपोर्ट उत्तर प्रदेश स्पेशल पुलिस फोर्स का है, 1100 से ज्यादा मदरसा नेपाल सीमावर्ती गांव में अभी तक एस्टेब्लिश हो चुके हैं और एक एक गांव के अंदर 3-3 मदरसे काम कर रही हैं। उनका सोच और उनकी प्लानिंग और उनका जो आगे उन्होंने क्या करना है उसके ऊपर वो बेहतर ढंग से अपने आप को चौकस भी कर लिया है। ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश एडिशनल डीजी स्पेशल विंग का है। मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत का इलेक्शन बिहार में होने वाला है और उत्तर प्रदेश में आने वाले साल में चुनाव भी होने जा रहे हैं। आपने देखा रोहिंग्या लगातार उत्तर प्रदेश में, जम्मू में, और अगर आप और गहराई से जाएंगे तो किशनगंज, कटिहार, बारसोई, रायगंज, कालियागंज में इनका स्थापना मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन आपने एक प्रश्न किया, क्या कारण है कि हर वक्त इसको धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है? मैं बोलना चाहता हूं, आतंक एक आतंक है, उसका धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। एकदम उसके ऊपर सख्त और चौकस नजर और जो जांच है वो बेहतर ढंग से हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का मिला जुला सामंजस्य के द्वारा हो। अन्यथा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 14 दिन के अंदर 3 धमाके हो रहे हैं, आप उसको देसी बोलिए या विदेशी बोलिए, हाई एक्सप्लोजिव बोलिए या लो एक्सप्लोजिव बोलिए, लेकिन ये साजिश की बू है और इसके ऊपर हमें सतर्क बहुत जल्द ही नहीं, अभी तुरंत से होना है। और सीमा का जो इलाका है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा जबरदस्त हमें चौकस होना है, चाहे ऑब्जर्वेशन पोस्ट या बाड़ा लगाना हो, लेकिन जैसे कि एलओसी के ऊपर हम सकते हैं वैसे यहां भी होना है। ठीक है, अशोक कुमार गुप्ता जी, इस पूरे सिनारियो को कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, बहस का आज तीसरा दिन है और इस बहस को लेकर चलने का एक ही मकसद है कि जो अंजाम एटीएस जहां तक पहुंचना चाहती है और जो बांका में हुआ, जो दरभंगा में हुआ, या फिर कटिहार या फिर सिवान में जो हुआ, और इसके बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तक जो इसके लिंकेज है, तार हैं, वो हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि जो खुफिया तंत्र है उस पर परसों भी सवाल थे, कल भी हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो क्या ये फेल्यूर है? और अगर ये फेल्यूर है तो पूरी मजबूती से इस बात को मान लेने में क्या हर्ज है? अशोक कुमार जी, ये सूचना विभाग, भारत सरकार की भी केंद्रीय आईबी है और ये नेपाल की सीमा पर 900 किलोमीटर बिहार से उसकी सीमा है नेपाल राज्य की, जहां से आतंकवादी घूम सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं। पहले भी वीरगंज बॉर्डर पे खूंखार आतंकवादी पकड़े गए हैं। तो किशनगंज से लेकर के ये वीरगंज बॉर्डर तक इनकी गतिविधियां हैं। तो सेंट्रल आईबी है, स्टेट की आईबी है, रॉ है जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सकती है, करती है, और स्टेट पुलिस है, जीआरपी है जो केस में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये 3 घटनाएं घटी हैं, काफी संवेदनशील घटनाएं हैं और 14 दिन के अंदर 3 अलग अलग जिलों में घटनाएं घटना। यही अशोक कुमार गुप्ता जी यही समझना चाह रहे हैं कि इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। इस बात को कैसे हम समझ पाएंगे या हम लोग समझ पाएंगे कि हम सुरक्षित हैं? क्योंकि एक के बाद अगर इतने 3 धमाके हुए तो इसके बाद लोग दहशत में आ जाते हैं, उनके मन में डर होता है। इलाके के लोग तो डरे हुए, पूरा बिहार डरा हुआ है, और इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है ये सवाल उठ रहे हैं। तो हमें जरा ये बता पाइएगा कि कैसे काम होता है। चलिए, सूचना मिल गई, उसके बाद क्या? स्टेट इंटेलिजेंस सूचना एकत्र करती है, उनके जिला स्तर पे और थाना स्तर पे भी पदाधिकारी होते हैं और राज्य मुख्यालय में एडीजी इंटेलिजेंस ब्रांच होते हैं।
सेंट्रल आईबी की भी आईजी एडिशनल डीजी रैंक के ऑफिसर एसआईबी पटना राजधानी में होते हैं, जो आपस में स्टेट इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस आपस में एक्सचेंज करते हैं डे टू डे बेसिस पे। और जो भी आसूचना मिलती है गतिविधियों की, आतंकवादियों के मूवमेंट की, वो सब जो है एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। हाँ। तो और जिला पुलिस है, ये भी इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है। थाना, चूंकि घटनाएं थाना अंतर्गत घटित होती हैं, तो थाना भी एक बेसिक यूनिट है। तो एसपी हो गए, सेंट्रल इंटेलिजेंस हो गया, स्टेट इंटेलिजेंस हो गया, तीनों यूनिट आपस में इंटेलिजेंस कलेक्ट करके एक्सचेंज करते हैं। जी जी। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, चूक है, और जिसके कारण अभी तक जो है ठोस आसूचना प्राप्त नहीं हो पा रही है। आतंकवादी जो इसकी तह में है, जड़ में है, वो स्लीपर सेल के तौर पर अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो एक मॉड्यूल है जिसके पीछे काम हो रहा है, पहले हम दरभंगा रटते थे, उसके बाद कटिहार रटने लगे, फिर बांका की तरफ चले गए, सिवान की तरफ चले गए, कई ऐसे इलाके हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए, उन सभी को कोई ना कोई मॉड्यूल का नाम दे दिया गया। हैदराबाद में भी एक मॉड्यूल काम कर रहा है जहां से कुछ भेजा गया था, हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि वो लिक्विड था क्या, उस शीशी का रहस्य क्या है, कहीं कुछ पता नहीं है। लेकिन हमें जरा ये जानना है, उस वस्त्रालय के पास ये लोग गए, कपड़ा किसने खरीदा, उसकी जांच चल रही है, स्केच बनवाया जा रहा है और इस तरीके से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन ये एक मोटे तौर पर बात सामने नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर संजय कुमार जी, कि जो ये धर्म विशेष की जो राजनीति करते हैं, मदरसों पर उसके अंदर जो ब्लास्ट होते हैं उस पर चुप्पी रखते हैं, इनका कुछ ताना बाना हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये चुप्पी किस बात को लेकर इनकी चुप्पी है, और क्या इस ब्लास्ट से भी इनको जोड़िएगा क्या आप? नहीं, देखिए, अगर उनकी चुप्पी है तो ये देश उनका है, ये राज्य उनका है, और कोई भी घटनाएं इस तरह की होती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं प्रभावित होंगे, वो भी प्रभावित होंगे। लेकिन है क्या कि जो इंटेलिजेंस का सवाल है कि आखिर इस तरह की घटनाओं को बार बार वो अंजाम दे रहे हैं और इंटेलिजेंस उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है, कोरिलेट नहीं कर पा रही है, ये एक सवाल है। ठीक है, मोहम्मद सुफियान के नाम से वो पार्सल आया, हाँ। लेकिन अभी तक उनका नंबर डिटेक्ट नहीं हो पाया। पैन कार्ड तक पुलिस पहुंच पाई है, लेकिन उनका नंबर क्या है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। दूसरी बात कि ठीक है, वो बांका में भी जो उस मदरसे में बम ब्लास्ट हुआ, जिस कारण से अगर वो बम था तब तो ब्लास्ट हुआ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि इस तरह के चीजें वहां है मौजूद है। अब रह गई बात कि कहीं हो जा रहा है, कहीं नहीं हो जा रहा है। अगर उस कपड़े में लपेट करके जिस बोतल में कहा जा रहा है कि लिक्विड है या बारूद रखा गया था, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उस लिक्विड से विस्फोट हुआ या बारूद से विस्फोट हुआ। लेकिन उस कपड़े में तो वैसे विस्फोटक सामग्री थे, और वो विस्फोटक सामग्री अगर वैसी जगह विस्फोट हो जाती या उन जगहों पर वो भेज रहे थे जहां पर विस्फोट होने से कई लोगों की जान माल की क्षति हो जाती, तो फिर ये सक्रिय होती यहाँ की इंटेलिजेंस के यहाँ। तो अगर ये इस तरह का इनपुट मिल रहा है आपको कटिहार से, सिवान से, बांका से, दरभंगा से, तो आप इसको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इसको बहुत सतर्क होकर के, ठीक है, एटीएस की भी जो बहुत सारी सूचनाएं होती हैं वो गोपनीय होती हैं और उसको पब्लिक डोमेन में वो लोग नहीं रखते हैं ताकि उन लोगों तक वो तार नहीं पहुंच पाती है और वो लोग सतर्क हो जाते हैं। वो ठीक है, उनका एक अपना पार्ट है सेक्रेसी का, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन आखिर बिहार के इन जिलों में लगातार इतने कम समय में इतने तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट तो वहां के लोगों का है, जो लोग इसमें कहीं ना कहीं से सक्रियता दिखा रहे हैं। अब क्या इनपुट आ रहा है और उस इनपुट के आधार पर छापेमारी क्यों नहीं बहुत अधिक हो रही है कि अगर भाई वो दूसरी जगह विस्फोट हो, इसके पहले हम छापेमारी करके उनको हम आइडेंटिफाई कर लें, उनको हम डिटेक्ट कर लें कि आखिर कौन सा गैंग इसमें काम कर रहा है। जो मॉड्यूल नाम आप दे दीजिए, लेकिन कोई एक नेटवर्क तो काम कर रहा है कि वो चतरा में भी जुड़ा हुआ है, सिकंदराबाद में भी जुड़ा हुआ है, सीमांचल में भी जुड़ा हुआ है, दरभंगा में भी जुड़ा हुआ है, बांका में भी जुड़ा हुआ है। उस नेटवर्क को तो इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं से डिटेक्ट करके और उसको ये करना होगा, तभी जाकर के, अदरवाइज इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बिहार को एक तरह से अलर्ट तो कर ही रहा है। बिल्कुल। ललन सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो इंटेलिजेंस है वो स्टेट विंग जरूर होता है, लेकिन एक ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी दिल्ली में होती है, उसको जेआईसी बोलते हैं। जेआईसी के पास महीने के अंदर 2 बार पूरे हिंदुस्तान का जो आतंक से जुड़ा हुआ हो या उग्रवाद से जुड़ा हुआ हो या और आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो वहां इकट्ठी होती है। और वो होती कहां से? स्टेट की तरफ से इंट्रोगेशन के जो निचोड़ होते हैं वो बताए जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर जीआईसी ने एनआईए के थ्रू या किसी स्टेट गवर्नमेंट के सीआईडी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अगर इस चीज को इन्फॉर्म किया है तो उसके ऊपर एक्शन किस तरह से आप ले रहे हैं? आप कहीं धर्म के नाम पे, कहीं वोट बैंक के नाम पे या किसी और दलीय स्वार्थ के कारण, ऐसा तो नहीं कि इसको इग्नोर कर रहे हैं? क्या उसके ऊपर सुपरविजन बेहतर ढंग से हो रही है? और हो रही है तो उसका आपको नजर आना चाहिए कि इसका एक्शन क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम राजनीति में ही फंसे रहें, हम लोक जनशक्ति पार्टी में ही फंसे रहें, ये सब चलता रहेगा। लेकिन 14 दिन के अंदर 3 जगह बम ब्लास्ट हो जाना और इमाम के बॉडी के अंदर आईईडी का किल होना, ये सब चीजें बहुत गंभीर हालात को दर्शाती हैं। और इंट्रोगेशन आज का नहीं, 10 साल से बिहार के इस क्षेत्र का हो रहा है, उसका निचोड़ एनआईए के पास होता है, पुराने दस्तावेज होते हैं, उससे उनको निकालना चाहिए और इस हाइडआउट को चिन्हित करना चाहिए। अदरवाइज अगर सुरक्षा की भावना लोगों को नहीं मिलेगा तो ये राज्य, ग्राम पंचायत, उत्तर प्रदेश के चुनाव, इन सभी जगहों पे कोई ना कोई आफत आने की संभावना है। अशोक कुमार गुप्ता जी, आप मान रहे हैं एनआईए पहुंची, एफएसएल की टीम तो पहले ही पहुंचती है, लेकिन एनआईए पहुंची, एनआईए के बाद एटीएस को दिया गया, तो लोगों में ये भी एक दिमाग में चल रहा है कि एटीएस को सौंपा गया, यानी कुछ मामला तो है बड़ा, बांका वाली बात कहीं ना कहीं छुपा ली गई, लोग ये भी कह रहे हैं। क्योंकि आमजन की जो भावना हम तक पहुंचती है और लोगों से जब हमारी बात होती है, हमारे सहयोगियों की बात होती है, तो ये बातें आती हैं कि बांका वाले केस को कहीं ना कहीं दबा दिया गया है। लेकिन मामला तब और बढ़ गया जब दरभंगा में ऐसा हो गया, उसके बाद मामले बढ़ते चले गए। तो आपको ऐसा लगता है कि जो एनआईए है उनका जो काम करने का तरीका है और उसके बाद जिस तरह से एटीएस को सौंपा गया, तो आखिर में एटीएस को ही, यानी शुरुआत में अगर सौंप दिया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता? देखिए, बेहतर जो भी हो, लेकिन इसमें सभी एजेंसियों को सतर्क और साथ होना। चर्चा कर रहे हैं एनआईए हो, अलग अलग राज्यों से जुड़ी है या नीचे से जमीनी स्तर पर 3 घटनाएं लगातार हो गई हैं और सेंट्रल आईबी है, एनआईए है, एटीएस है राज्य में, तो बहुत सारे स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, सेंटर इन्वॉल्व है। तो इसमें एनआईए का बहुत महत्वपूर्ण रोल है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट करती है स्टेट्स के बीच में। और सेंट्रल आईबी जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है जो सभी राज्यों से इंटेलिजेंस कलेक्ट करके आपस में स्टेट से वो कोऑर्डिनेट करती है। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, वो तह तक कोई भी एजेंसी नहीं पहुंच पाई है, नहीं तो ये घटनाएं नहीं होती। बिल्कुल। अगर एडवांस्ड इंटेलिजेंस होता तो ये घटना नहीं घटती, बिल्कुल, वो उसको प्रिवेंट करते, पकड़ लेते घटना होने के पहले ही, जो मॉड्यूल था, आतंकवादी थे, जो भी थे। तो अभी तक वो कॉन्क्रीट इस पे नहीं पहुंच पाए हैं कोई भी एजेंसी। तो अब सवाल है कि बार बार घटनाएं घट रही है और जो आतंकवादी हैं ये इनके तार कहां से जुड़े हों, देश में हो सकते हैं, विदेश में हो सकते हैं, वो उसे खंगालने की एजेंसियां कोशिश कर रही है। लेकिन इतना तो तय है कि एक बड़ी साजिश, उसकी पटकथा लिखी जा रही है, वो भी पर्दे के पीछे। हालांकि जो ये धमाके हो रहे हैं उस बात का इशारा है कि आप संभल जाइए और इंटेलिजेंस जो आपकी है उसे चौकस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे धमाके होते हैं, ठीक है गलती से ही इमाम इस दुनिया को छोड़कर चला गया, ब्लास्ट हो गया, तो यकीन मानिए कि वो बहाना है, लेकिन आपको जाग जाना है क्योंकि आगे ऐसे धमाके ना हो। उसके बाद भी कई घटनाएं हो रही हैं, इसे रोकना बेहद जरूरी है। अब यह देखना होगा कि इस पूरे मामले को, पूरे षड्यंत्र को एटीएस किस तरीके से सॉल्व कर पाती है। आप लोगों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं।